बीकॉम भाग्य कोसी वाणिज्य महाविद्यालय वर्धा के हिंदी माध्यम के छात्रों का स्वागत। मैं डॉक्टर मंसूरी आपके सामने अपना चौथा लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूँ। पहले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको जो अपना यूनिट 1 है व्यवसाय संगठन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, उसके कुछ पहलुओं की ओर ध्यान दे रहा था। विशेष करके तीसरे लेक्चर्स के अंदर में जिससे मैंने बताने की कोशिश की थी कि व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य क्या है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि व्यवसाय के आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो सर्वसामान्य उद्देश्य है वो पूरे हो जाए। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर आपको कुछ हद तक दिखाई दे रहा होगा, व्यवसाय के उद्देश्यों को मुख्यतः हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला आर्थिक उद्देश्य, जो मैं आपको इसके पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। दूसरा सामाजिक उद्देश्य, तीसरा मानवीय उद्देश्य, चौथा राष्ट्रीय उद्देश्य, 5वां वैश्विक उद्देश्य। एक आम बोलचाल की भाषा में आप छात्रों को या बुक नॉलेज से कहीं सामान्य प्रश्न पूछा जाता है कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य बताइए, तो हमारा सहज उत्तर आता है व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। लेकिन विद्यार्थियों, आप हमेशा याद रखिए, लाभ कमाना ये व्यवसाय का उद्देश्य होकर भी एकमात्र फंडामेंटल उद्देश्य नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यवसायी अपने व्यवसाय से लाभ उसी समय कमा सकता है जब वह लाभ प्राप्ति के लिए व्यवसाय के उन अन्य उद्देश्यों को भी पूरा करे। सामान्य बोलचाल की भाषा में आप ग्राहक को किसी भी तरह से मूर्ख बनाकर या उसकी लूट कर व्यवसाय नहीं कमा सकते। व्यवसाय से लाभ प्राप्त करने के लिए आपका व्यवसाय अल्पकालीन नहीं दीर्घकालीन चाहिए। व्यवसाय से लाभ प्राप्त करने के लिए आपका व्यवसाय बदनाम नहीं बल्कि अच्छे नाम होना चाहिए। व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए आपका रवैया ग्राहकों के साथ मधुर होना चाहिए। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक व्यवसायी के तौर पर आप केवल ग्राहकों के साथ मधुर व्यवहार रखकर ही अपेक्षित लाभ नहीं कमा सकते, क्योंकि मधुर संबंध का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी प्रकार की वस्तुएं कैसी भी उस ग्राहक को दे दो और आप कहोगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वस्तु खरीदेगा। ये संभव नहीं होता है। तो आज हम इस व्याख्यान में उन पहलुओं की ओर ध्यान देंगे जो व्यवसाय के ही उद्देश्यों का एक मुख्य भाग है। सारांश में आपको आज से ही बल्कि हमेशा ये बात याद रखनी है कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करके, जनता की सेवा करके, राष्ट्र की सेवा करके लाभ कमाना है। तो जो एकाएकी वाक्य में हम बोल रहे हैं कि भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, आप उसको उस तरह से नहीं बोलिए, बल्कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करके लाभ कमाना है। अब वो समाज की सेवा यानी क्या, तो हम उसको एक एक पहलुओं की ओर आएंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ सामाजिक उद्देश्य। तो व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य का तात्पर्य क्या है? तो व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य का तात्पर्य व्यवसाय से होने वाली गतिविधियों का अधिकतम लाभ समाज को मिले। अब समाज को मिले तो व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य का एक पहला प्रश्न है कि अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन व पूर्ति करना। कारण कि आप एक व्यवसायी हैं और आपने जो व्यवसाय स्थापित किया है वो व्यवसाय से जो वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन और पूर्ति हो रही है वो तीसरी पार्टी के लिए हो रही है, यानी कि ग्राहक के लिए हो रही है। चूंकि ग्राहक समाज का अंग है। सामान्यतः मार्केट में जो भी वस्तुएं बिकती है, जरूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति उस वस्तु को केवल अपने लिए क्रय करे, बल्कि वो वस्तुओं का क्रय अपने परिवार के लिए करता है। और कई बार अवसर ऐसे आते हैं, शादी का अवसर है, जन्मदिन का अवसर है, कोई मांगलिक प्रसंग है, कोई सामाजिक त्यौहार है। इन अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं ग्राहक आपसे खरीदता है। जाहिर वो व्यक्ति या ग्राहक जिस पर्पस को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर उन वस्तुओं को खरीदता है, वो वस्तु
उसके ग्राहक की आवश्यकताओं के, ग्राहक की इच्छाओं को पूरी करने वाली होनी चाहिए। सामान्य अर्थों में ग्राहक की आवश्यकता और इच्छा पूरी कब होगी? कोई ग्राहक ये नहीं चाहता है कि उसे खराब वस्तु मिले। इसीलिए व्यवसाय का एक सामाजिक उद्देश्य क्या है कि उसे अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन व पूर्ति करनी चाहिए। अच्छे गुणवत्ता वाली वस्तु का मतलब है जिसकी क्वालिटी बेहतर हो, जिसमें मिलावट ना हो, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। एब्सोल्युटली कई लोग ये कहते हैं कि सर जब बेहतरीन क्वालिटी की वस्तु आप खरीदोगे या बेचोगे तो उसके दाम भी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है ना, थोड़े बहुत दाम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये दाम कंपेयर करता है ग्राहक उसकी क्वालिटी से। यदि ज़्यादा पैसा देकर के, कुछ ज़्यादा पैसा देकर यदि उसे बेहतरीन क्वालिटी की वस्तु मिलती है तो एक आम बोलचाल की भाषा है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो सस्ता लेकर के कोई भी ग्राहक भी बार बार रोना नहीं चाहता है। और आज के ज़माने में वस्तु की कीमत उतने मायने नहीं रख रही है, बल्कि वस्तु की क्वालिटी मायने रख रही है। क्योंकि आप जिस आनंद, जिस उमंग, जिस अपेक्षा, जिस इच्छा से लेकर वो वस्तु अपने घर जा रहे हैं, तो जाहिर है वो वस्तु यदि मल्टीपर्पज उपयोग की होगी तो आपके साथ साथ आपके घर के लोग भी उस वस्तु का उपभोग करेंगे। और जब उस वस्तु में किसी प्रकार की कोई खामियां दिखाई देती है तब हमारे मुंह से एक सामान्य वर्ड निकल के आता है कि दुकानदार ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, अच्छी वस्तु नहीं दिया। अब यदि एक बार दुकानदार ने आपको खराब वस्तु दिया तो क्या आप डबल से उसके पास जाओगे? क्या आप डबल से किसी और को उसके दुकान पर जाने दोगे? क्या खराब वस्तु का उपभोग करके भी आप संतुष्ट रहोगे? चुप नहीं बैठोगे ना। इसका मतलब है उस दुकानदार की आप बुराई करोगे, लोगों को बहकाओगे। और मान के चलो कि आपकी बात वास्तविक है तो अन्य ग्राहक उस दुकानदार की दुकान पर वस्तुएं खरीदने के लिए ज़्यादा जाएंगे कि कम जाएंगे? जाहिर कम जाएंगे। जब कम जाएंगे तो उसकी बिक्री ज़्यादा होगी कि कम होगी? तो कम होगी। तो उसे लाभ ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। क्यों लाभ कम हो रहा है? क्योंकि उसने व्यवसाय का जो एक मुख्य उद्देश्य था, जो कि सामाजिक उद्देश्य था, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु का प्रोडक्शन करना, उसने वैसा नहीं। सामाजिक व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य की दूसरी कड़ी में हम आते हैं उचित व्यापारिक प्रथाएं अपनाना। आपने सब प्रथाएं क्या है, रूढ़ी क्या है, इसे चाल चलन है क्या? चाल चलन नहीं है बल्कि व्यवसाय का ढंग। व्यवसाय में कुछ प्रथाएं अपने आप में बनी हुई, जैसे कोई भी व्यवसायी वस्तुओं को बेचते समय ग्राहक से अनाप शनाप दाम नहीं लेगा। व्यवसाय में एक कॉमन प्रथा बनी हुई है कि यदि कोई वस्तु नाशवान है या ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है तब आप दुकानदार से खरीदो तो वो आपको रिक्वेस्ट करके बोलता है, बहन जी या भैया ये वस्तु आप यदि ले जा रहे तो ले जाओ, लेकिन 3-4 दिन के अंदर में सर इसका उपयोग कर लेना, नहीं तो बाद में ये खराब हो जाएगी। मतलब बताया उसने। कई बार क्या होता है कि किसी वस्तु की यदि मांग बढ़ जाती है और मार्केट में वो वस्तु कम मात्रा में है तो कई दुकानदार लोग जमाखोरी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं। ये चीज़ नहीं चाहिए। ये इस बात को ये यहाँ बताया गया है। उचित व्यापारिक प्रथाएं अपनाने का मतलब है समय के अनुसार अपना रंग रूप व्यवसाय को बदलना नहीं चाहिए। अभी हम कोरोना का काल लेकर के चल सकते हैं। बड़ी विषम परिस्थिति में देश गया है, बड़ी विषम परिस्थिति में समाज गया है, लेकिन हमने देखा है कि इस अवसर पर भी जो मूलभूत सुविधाएं थी हम लोगों की, जैसे अनाज, किराना, इसकी कमी नहीं हुई। और हम जिस दुकानदार के पास से लेते थे उस दुकानदार के पास या अपने मोहल्ले के भी दुकानदार के पास से हमने वो वस्तु लेने की कोशिश की। क्या आपको ऐसा लगा कि कोरोना का फायदा उठाकर वो दुकानदार ने अनाप शनाप आपसे दाम लिए? यदि गलती से एक आध दुकानदार ने लिया भी होगा तो आप चुप नहीं बैठे हो, आपने उसको बोला होगा कि भाई साहब हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। उसके बाद भी वो नहीं माना है तो मेरी गारंटी है कि आपने उसकी दुकान बदल दी होगी। बने जहाँ तक किसी भी व्यवसायी ने कम से कम हमारे वर्धा शहर में ऐसा किया होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। क्यों नहीं किया? आप बोलेंगे सर उसने मजबूरी का फायदा क्यों नहीं उठाया?
आज वो फायदा उठा लेगा, लेकिन उसका व्यवसाय छोटे समय के लिए नहीं है, लंबे समय के लिए। और लंबे समय का उसका व्यवसायिक उद्देश्य क्या बोलता है कि आपको गलत प्रथाएं नहीं अपनानी है, बल्कि सही प्रथाएं अपनानी है, सही रूटीन अपनानी है। आज ग्राहक को आपका आज का नहीं है, लंबे समय तक का ग्राहक है। तो कुल मिलाकर सही कीमत पर, सही दाम पर, सही प्रकार की वस्तुएं सही बोलकर, झूठी पब्लिसिटी न करके, गलत विज्ञापन न करके, ग्राहक को मूर्ख न बनाकर, चालबाजी न चलते हुए वस्तुओं का विक्रय करना, ये है उचित व्यापारिक प्रथा। फिर सामाजिक कल्याण, ये सामाजिक कल्याण बोलेंगे सर, सामाजिक उद्देश्य में सामाजिक कल्याण कहाँ से आया? ये व्यवसाय का मतलब केवल एकल व्यवसाय नहीं है। ये व्यवसाय का मतलब एकल व्यवसाय है तो साझेदारी है, तो संयुक्त उसके प्रमंडल है, बड़ी बड़ी कंपनी। ये सामाजिक उद्देश्य जो सामाजिक कल्याण की बात यहाँ कर रहा है, इसका संबंध है कि बड़े बड़े व्यवसायिक घराने जो बड़े पैमाने पर उद्योग और व्यवसाय और सेवाओं का विक्रय करते हैं, प्रदान करते हैं, वे उद्योगपति कहलाते हैं। और बड़े बड़े उद्योगपति जब उनका बड़े पैमाने पर व्यवसाय होता है तो बड़े पैमाने पर लाभ होता है। यहाँ एक सीधी सी बात आती है कि उन्होंने व्यवसाय अच्छी तरह से चलाया जिससे लाभ हुआ, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अच्छी तरह से व्यवसाय चलाने के बाद में भी ये लाभ उनको उसी समय हुआ है जब देश की सामान्य जनता ने उनके व्यवसाय को स्वीकार किया, उनके द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को खरीदा, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उपयोग किया। और जाहिर है इन वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान करते समय जनता ने जो परचेस की प्राइस उनको दी है, जो कीमत दी है, उसी में उनका लाभ था। अतः ये लाभ उस व्यवसायी ने स्वयं के बूते नहीं कमाया है, बल्कि उन ग्राहकों के भरोसे कमाया है जिन लोगों ने उसकी वस्तुएं सेवाएं दी। न केवल ग्राहक, बल्कि इस व्यवसायी ने जो वस्तुओं का उत्पादन किया उसमें भी कई प्रकार के वर्कर लगे हुए हैं, मजदूर लगे हैं, उसके ऑफिस के लोग लगे हैं, इंजीनियर लगे हैं, टेक्नीशियंस लगे हैं। कच्ची सामग्री का उसने उपयोग किया है तो देश की साधन सामग्री का उसने उपयोग किया है। यदि लोहे का कारखाना है, मैग्नीज है, चूना पत्थर है, बॉक्साइड है, ये सरकार की जो जमीन होती है उसमें से रॉयल्टी देकर के खरीदा है। यदि वो ग्रेन मर्चेंट होगा तो किसानों के द्वारा जो अन्न उपजाया गया है वो खरीद कर उसने अपना व्यवसाय चलाया है। मतलब इतने सारे लोगों का सहभाग उसके व्यवसाय में है। तो यहाँ पर ये बात आती है कि उसने जो लाभ कमाया है, क्या वो लाभ पूरा उसने खुद में रखना चाहिए? व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य बोलता है नहीं, बेशक वो लाभ कमाए, अपने व्यवसाय के तरीके पर ले जाए, लेकिन लाभ में से थोड़ा सा हिस्सा उस समाज के लिए खर्चा करे जिस समाज के भरोसे उसने लाभ प्राप्त किया। तो वो बात यहाँ आती है तो सामाजिक कल्याण यानी क्या? तो हो सकता है उसने छोटे मोटे स्कूल खोलने चाहिए, बालवाड़ी खोलनी चाहिए, हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है स्वयं सहायता समूह, यानी एक प्रकार कुछ भी हो अपने लाभ में का चाहे 2% हो 1% हो हिस्सा निकालकर या तो खुद के अस्पताल खोले। बड़े बड़े टाटा का अस्पताल आपने सुना होगा जहाँ पर मुनासिब दाम पर बड़े बड़े बीमारियों का मुंबई में इलाज होता है, कैंसर का इलाज होता है। कई उद्योग घरानों के स्कूल्स है, कॉलेजेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ITIs है, जहाँ पर वो बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। मतलब ये बोला जाता है ये इनका कॉलेज है, ये इनका कॉलेज है। और इन उद्योग समूह के ये जो कॉलेजेस होते हैं ये व्यवसाय करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उस क्षेत्र की जनता का बौद्धिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो और उस माध्यम से सामाजिक कल्याण। आपको ध्यान होना चाहिए कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है उनके खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, उन हॉस्पिटल्स में वो अपने यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स का किसी न किसी कारण से यदि कोई बीमार होता है तो उसका इलाज होता है, उसके परिवार वालों का इलाज होता है, उनके रिलेटिव का इलाज होता है। बड़ी बड़ी औद्योगिक संस्थाओं के स्कूल्स होते हैं जहाँ पर उनके यहाँ काम करने वाले बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। यानी कुल मिलाकर एक व्यवसायी के द्वारा व्यवसाय में
केवल व्यवसाय न करते हुए व्यवसाय के माध्यम से जो लाभ प्राप्त कर रहा है उसमें का कुछ हिस्सा सामाजिक कल्याण में लगाना, ये भी व्यवसाय का उद्देश्य है। अब हम आते हैं व्यवसाय के तीसरे उद्देश्य जो है मानवीय उद्देश्य। मानवीय उद्देश्य की पहली कड़ी है कर्मचारियों की मानसिक संतुष्टि। कर्मचारियों के भरोसे ही एक व्यवसायी अपने व्यवसाय को सफलता के शिखर पर ले जाता है। एक उद्योगपति स्वयं बैठकर व्यवसाय की पूरी गतिविधि नहीं देखता है, व्यवसाय की हर गतिविधि के लिए अलग अलग प्रकार के कर्मचारियों को नियुक्त करता है। सीधी सी बात है, यदि कर्मचारियों का मूड अच्छा होगा तो काम अच्छा करेंगे, काम अच्छा करेंगे तो उत्पादन बढ़िया होगा, उत्पादन बढ़िया होगा तो बेहतरीन क्वालिटी की वस्तु प्रोडक्ट होगी, और बेहतरीन क्वालिटी की वस्तु जब मार्केट में आएगी तब ग्राहक उसे हाथों हाथ खरीदेगा। ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है कि आपके फैक्ट्री में, आपके व्यवसायिक इकाई में काम करने वाला कर्मचारी कितनी लगन, कितनी ईमानदारी, कितनी मेहनत और कितनी खुशी खुशी वो कार्य कर रहा है। ये सीधी सी बात है, जब उसका दिमाग जगह पर रहेगा तभी तो वो कार्य अच्छा करेगा। और इसीलिए व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, उसके यहाँ जो काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों की मानसिक संतुष्टि। अब उन्हें सब मानसिक संतुष्टि का मतलब क्या? मानसिक संतुष्टि का मतलब उनको सही समय पर सही पगार दो, ज्यादा का काम करे तो ओवर टाइम दो, जिस जगह पर काम कर रहे हैं उस कार्यस्थल के अंदर में साफ सफाई रखो, हाइजीन रखो। यदि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मशीन पर काम कर रहे हैं, एक्सीडेंट का खतरा रहता है तो वहां पर आप सेफ्टी जो मेजर्स रहते हैं वो पूरे अपना, ताकि उस कर्मचारी को डर न लगे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में आपने देखा है कर्मचारियों को हेलमेट पहन के जाना पड़ता है, बड़े बड़े चश्मे लगा के जाना पड़ता है, बड़े बड़े बूट पहन के जाना पड़ता है, उनके यूनिफॉर्म से रहते हैं। किस लिए? कि भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। कर्मचारी वहां पर खुश रहना चाहिए और इसमें एब्सोल्युटली सुरक्षा के साधनों के साथ साथ वो जब काम कर रहा है, यदि उसके काम करने के भरोसे तुम्हारा उत्पादन बढ़ रहा है तो तुम उसकी तारीफ कर दो ना, भाई क्या बिगड़ रहा है। यदि उस कर्मचारी के कारण आपका प्रोडक्शन 2% बढ़ जाता है तो आप उस कर्मचारी का कोई सार्वजनिक जगह पर या कोई मीटिंग के अंदर में या जो आप एनुअल रिपोर्ट्स बनाते हैं उसमें उसको कोट कीजिए कि भाई WW के कारण मेरा प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा और इसलिए मैं मेरे उत्पादन डिपार्टमेंट की टीम और उनके मुखिया श्री XYZ, श्री WW, श्री YY का अभिनंदन करता हूँ। ऑटोमेटिक वो खुश होंगे और जब खुश होंगे तो बड़ी तेजी के साथ में आपके अपनी संस्था समझकर वो और प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे जिससे आपको लाभ होगा। मानसिक संसाधनों का विकास, मानसिक संसाधनों का विकास का, मानवीय संसाधनों का विकास का मतलब है जब आपके इंडस्ट्री के अंदर में बड़ी बड़ी मशीनें होती है, लेबर लोग जब काम करते हैं तो जैसी जैसी नई मशीनें आती है तो उनको उन मशीनों पर काम करने के तरीके सिखाए जाते हैं। ये काम करने के तरीके का सीधा सीधा हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है, उनको प्रशिक्षण देना होता है। एक मजदूर है जिसने अभी तक मशीन पर काम नहीं किया, आपने नई मशीन ला ली और उस मजदूर को बोल रहे हैं तेरे को इस मशीन पर काम करना पड़ेगा, तो बोलेगा सर मुझे थोड़ा सा सिखा दो, थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दो, मैं काम करता हूँ। आप उसको ट्रेनिंग तो नहीं दे रहे बल्कि बोले तेरे को काम करना है कि करना है कि नहीं करना है, करना तो कर, नहीं तो तेरी कल से छुट्टी। ये कोई तरीका नहीं है व्यवसाय करने का। आप इस तरह का यदि रवैया अपनाएंगे, एक मजदूर को निकालेंगे 10 मजदूर निकल के आएंगे, बल्कि वो मजदूर आपको उन्होंने काम करने से इनकार नहीं किया। उन्होंने क्या कहा है कि सर जब नई मशीनें आप ला रहे हैं तो टेक्नोलॉजी को डेवलप करो, ट्रेनिंग की व्यवस्था करो, उसको सिखाने वाले लोग लाओ और कर्मचारियों को प्रॉपर ट्रेन करो ताकि आपकी लाई हुई मशीन पर वो कर्मचारी बहुत कुशलता के साथ में बढ़िया काम करे, बढ़िया प्रोडक्शन हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो, वेस्टेज ना हो, सही समय पर सही चीजें सामने आएगी। सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का कल्याण करना, आपके यहाँ पर काम करने वाले लोग सभी एक ही प्रकार के सामाजिक और आर्थिक वातावरण से आए हुए नहीं, इसीलिए आपको आपके यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं, न केवल वर्कर बल्कि आपके जो ग्राहक हैं उनकी भी आवश्यकताओं के अनुरूप आपको उनका आर्थिक कल्याण करना पड़ेगा। मान लो एक थोड़ी देर के मोती साबन है वो 35 से 40 रुपए में बिक रही है, तो उसको जो धनाढ्य वर्ग है, अमीर वर्ग है, वो खरीद कर उस साबन से स्नान करके अपने आप की आत्मा को संतुष्टि करेगा। इसका मतलब गरीब वर्ग ने बेचारे ने कभी चाहना ही नहीं किया, उसका भी दिल करता है कि यार ये बड़े लोग हैं, ये बड़ी खुशबू वाली साबुन से नहाते हैं तो इनका सब कुछ अच्छा अच्छा होता होगा, अपन गोटा साबुन से नहाते हैं, तो व्यवसाय यहाँ पर उनकी मदद करे।
आप उनसे मदद क्या करें, उनको मोती साबुन सस्ते में दे दे क्या? नहीं, मोती साबुन सस्ते में मत दो, लेकिन जो 35-40 रुपए का पैकेज है उसका मिनी साबुन बनाओ और उसको छोटे पैक में बेचारों को 10-15 रुपए में दो ना। और ये मार्केट में आपको दिख रहा, एक ही ब्रांड का साबुन आपको अलग अलग साइज में, अलग अलग रेपर्स में, लक्स कितनी वैरायटी है मैं बताना भूल जाऊंगा, उससे ज्यादा तो आपको मालूम होगी। लक्स मिल्की है, लक्स गुलाब है, लक्स XYZ है, लक्स ग्रीन होगी, छोटी लक्स है, बड़ी लक्स है, नया लक्स है, पुराना लक्स है, ये जया भी है, हमाम भी है, रेक्सोना भी है, मोती भी है, डव भी है। इतने सारे नाम क्यों गिना रहा हूं? हर किसी की इच्छा होती है कि भी मैंने भी उस साबुन से एक बार नहाना चाहिए। मैंने साबुन का उदाहरण आपको समझाने के लिए दिया है। साबुन जीवन यापन नहीं करती है। यहाँ आप बोनस दीजिए, व्यवसाय के अवसर पर डिस्काउंट में वस्तुएं बेचिए, ताकि, क्योंकि आप जो व्यवसाय चला रहे किसी साहब एक वर्ग के लिए चला रहे हैं क्या? आपको यदि सामाजिक कल्याण करना है तो आपकी वस्तु सबकी पहुंच में होनी चाहिए, सबके रीच में आनी चाहिए। तब आपको अपने वस्तु का सेगमेंटेशन करना पड़ता है। वस्तु के आकार में सेगमेंटेशन करो, उसके कीमत में विभक्तिकरण करो, उसके बंटवारे में विभक्तिकरण करो, उसके वितरण को आप आसान बनाइए। आप केवल शहर में वस्तु मत बेचिए, ग्राम में भी बेचिए। तो फुटकर व्यापारी है, जो चिल्लर व्यापारी है, जो हॉकर्स है, इनके पास भी आपकी पहुंच होनी चाहिए। ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद में हम आते हैं राष्ट्रीय उद्देश्य पर। व्यवसाय का राष्ट्रीय उद्देश्य है रोजगार निर्माण करना। बार बार बोला जाता है कि सरकार नौकरी नहीं दे रही, सरकार नौकरी नहीं दे रही, तो सरकार को बाजू में रखो। ऐसे समय व्यवसायी उद्योगपतियों का कर्तव्य बनता है कि वे नई नई फैक्ट्रियां स्टैब्लिश करें, नए नए मॉल स्टैब्लिश करें, नई नई व्यवसायिक इकाइयां उन क्षेत्रों में स्थापित करें जहां पर रोजगार के अवसर निर्माण अभी तक नहीं हुए। मतलब काम करने वाले लोग हैं, वो रोजगार के लिए तैयार है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। तो उन एरिया में जाकर अपने उद्योग चलाइए जहां पर लोगों को रोजगार नहीं है। आपके कारखाने खुलेंगे, आपके व्यवसाय खुलेंगे, तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि आपको भी उन कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो व्यवसाय का राष्ट्रीय उद्देश्य है रोजगार निर्माण करना, सामाजिक न्याय बढ़ाना। मैं भी थोड़ी देर पहले कह दिया कि बार बार बोला जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर में पश्चिम महाराष्ट्र जो है वो बड़ा विकसित है, हमारा विदर्भ पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा है? आप उसके कई कारण गिना देते हैं। मैं वीडियो में उन कारणों को गिनाने के लिए आपके सामने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं ये उद्देश्य समझाने आया हूँ। यदि सामाजिक न्याय को बढ़ाने का उद्देश्य व्यवसायियों ने ठान लिया तो चलो, सरकार ने भली पश्चिम महाराष्ट्र का विकास किया होगा, आप सब उद्योगपति मिलकर विदर्भ के अंदर में अपने उद्योग लगाइए। विदर्भ के अंदर में उद्योग लगेंगे तो विदर्भ के कच्चे माल की डिमांड बढ़ेगी, विदर्भ का एरिया बढ़ेगा, विदर्भ का बाजार बढ़ेगा, विदर्भ के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इस तरह से हमारा विदर्भ भी पश्चिम महाराष्ट्र के बराबरी पर आएगा। जो देश के अंदर में जिन वस्तुओं की कमी है उनको प्राथमिकता के साथ आप उत्पादित कीजिए। जो सरेआम मिलती है उसको बनाना छोड़ो, जो बड़ी मुश्किल से मिल रही है, जो महंगी मिल रही है, जो कम मिलती है, उसका प्रोडक्शन करो। राजस्व में योगदान देने का मतलब है आप अपने टैक्स जो लाभ कमा रहे हैं उसमें से उचित टैक्स देकर सरकार की तिजोरी में अपना पैसा डालिए, ताकि देश का सामूहिक विकास हो। और एक राष्ट्रीय उद्देश्य बता के मैं भी खत्म करूंगा, वैश्विक उद्देश्य बाद में देखेंगे। आत्मनिर्भरता और निर्यात को बढ़ावा देना। आप व्यवसाय इस तरह से कीजिए कि देश आत्मनिर्भर हो। उसके लिए क्या करना है, तो आप निर्यात ज़्यादा कीजिए, आयात कम कीजिए। दूसरे देश की वस्तु अपने देश में कम लाओ, बल्कि अपने देश में ज़्यादा वस्तु का प्रोडक्शन करो और अधिक से अधिक मात्रा में बेचिए। मुझे लगता है आज मैंने जो सामाजिक, मानवीय और राष्ट्रीय उद्देश्य बताया है, इसके बाद में एक उद्देश्य बचता है जो हम अगले लेक्चर्स के अंदर में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।